मौत का खेल भाग 25। मेंबरशिप। अबीर फंटूश रोड पर कार में बैठे बैठे उकता गया था। उसने मेजर विश्वजीत को एक भद्दी सी गाली दी और कार को स्टार्ट कर दिया। वह यहाँ तक मेजर विश्वजीत और रायना का पीछा करते हुए आया था। उसे गेट पर ही रोक दिया गया था। उसका मूड इस वक्त बहुत खराब था। वह यहाँ से सीधे अपने ऑफिस गया। अपने चैम्बर में पहुंचते ही वह कुर्सी पर बैठ गया और ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। यह एक बड़ा सा हॉल था जिसमें उसका ऑफिस था। इसे ऑफिस की जगह दीवान खाना कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इसमें आराइश का हर सामान मौजूद था। हॉल के एक कोने में बार था जहां तमाम महंगी शराब सजी हुई रखी थी। पास ही फ्रिज थी। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा और पानी की बोतलें रखी हुई थीं। कुछ स्नैक्स वगैरह भी था। एक हिस्से में डबल बेड पड़ा हुआ था। उसे एक खूबसूरत वुडन पार्टीशन के जरिए ऑफिस से अलग किया गया था। चैम्बर में रोशनी का कुछ इस तरह से इंतजाम था कि कोई भी बल्ब या ट्यूबलाइट नजर नहीं आती थी। यह भी पता नहीं चलता था कि यह रोशनी कहां से आ रही है। लगता था कि यह नेचुरल उजाला है। चैम्बर के एक कोने में बड़े से गमले में स्नैक ट्री लगा हुआ था। पानी पीने के बाद उसने बड़ी सी टेबल पर रखे बटन को दबा दिया। बेल बजते ही एक लड़की तेज कदमों से चलते हुए आकर मेज के सामने खड़ी हो गई। लड़की काफी स्लिम और खूबसूरत थी। उसने हनीड्यू कलर का चुस्त टॉप और ऊपर छोटा सा क्रिम्सन कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था। मिनी स्कर्ट का रंग भी वेस्ट कोट जैसा ही था। उसने ब्रेडेड स्टाइल की चोटी बांध रखी थी। यह हल्के हाथों से गूंथी गई एक ढीली सी चोटी होती है। इसे दोनों तरफ से गूंथने के बाद बीच में लाकर मिला देते हैं। पफिन इसकी खूबी होती है। एक लंबी सी लट लड़की के दाहिने रुखसार पर लटक रही थी। उसकी आंखों में अजब सी शोखी थी। ऐसा लगता था जैसे वह अभी कोई शरारत करने वाली है। इन्हीं आंखों की वजह से ही अबीर ने उसे अपनी सेक्रेटरी बनाया था। उसका नाम सैम था। यह एक जहाज के कैप्टन की बेटी थी। वह जब भी जहाज लेकर बंदरगाह पर आता तो पास की एक बस्ती में ही ठहरता था। वहां उसकी एक माशूका रहती थी। उसका नाम रिवाना था। सैम उसी कैप्टन की बेटी थी। कैप्टन को जब पता चला कि रिवाना प्रेग्नेंट हो गई है तो उसने उधर जाना ही बंद कर दिया था। रिवाना उसे तलाशते हुए कई बार बंदरगाह भी आई, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो सकी। समय आने पर रिवाना को एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम वीना रखा गया था। बाद में जाने क्यों उसने अपना नाम बदलकर अपने बाप के नाम पर सैम रख लिया था। जी सर, लड़की ने कहा। ओह हाँ, अबीर ने चौंकते हुए कहा। वह किसी सोच में गुम हो गया था। उसने कहा, मेरे लिए वोदका का एक पैक बना लाओ। हमारे बीच तय हुआ था कि आप ऑफिस टाइम में ड्रिंक नहीं करेंगे, सैम ने कहा। ओह यस, मुझे याद है, अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें कुछ कंसेशन मिल सकता है क्या? कहीं और कंसेशन दे दूंगी। इसमें नहीं, सैम ने शोखी से मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके, अबीर गंभीर हो गया था। उसने कहा, मुझे फन टू सन क्लब की मेंबरशिप चाहिए। कैसे भी। ओके सर, सैम ने कहा और चली गई। उसके जाने के बाद अबीर का गुस्सा फिर बढ़ गया था। उसने गुर्राते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बुड्ढे खूसट। इसके बाद वह मोबाइल उठाकर गेम खेलने लगा। कुछ देर बाद सैम वापस आ गई। उसने कहा, सर, फन टू सन क्लब की सालाना मेंबरशिप फीस 74 लाख रुपए है। इसके अलावा क्लब के 2 मेंबरों की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। ओके, मैं देखता हूँ। 2 मेंबरों की रिकमेंडेशन के बारे में भी और उस बुड्ढे को भी, अबीर ने कहा और किसी के नंबर डायल करने लगा। उक्का। कुमार सोहराब ने तिरछी नजर से उस मेज की तरफ देखा। आने वाला आदमी अपने कपड़े लत्तों से पैसे वाला नजर आ रहा था। उसने रॉयल ब्लू कलर का कोट पैंट पहन रखा था। साथ ही गोल्डन कलर की टाई बांध रखी थी। उसकी आंखों पर काला चश्मा था। बाल थोड़ा लंबे थे। पहले से बैठा आदमी शक्लो सूरत से किसी भी हाल में भला नहीं लग रहा था। उसके माथे पर जख्म का एक गहरा निशान था। सर अंडे जैसा चिकना था।
अलबत्ता उसने मूछें काफी बड़ी बड़ी रख रखी थीं। उसकी आंखें बहुत छोटी थीं। उनमें अजीब सी चमक थी। आपके स्टैंडर्ड का ख्याल करते हुए यहाँ बुलाया है, वरना मेरा क्या है? मैं तो किसी ढाबे पर भी बुला सकता था, चिकनी खोपड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में मक्कारी थी। इंस्पेक्टर सोहराब ने हाथों में मेनू ले रखा था, लेकिन उसका ध्यान उनकी बातों की तरफ ही था। बको आने वाले ने गुस्से से कहा, उस घटना के बाद से मेरा आदमी गायब है। मेरी साली को जबरन सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है, चिकनी खोपड़ी वाले ने कहा। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आने वाले ने कहा। तुम्हें एक काम सौंपा गया था जिसे तुम नहीं कर सके। इसके बावजूद तुम्हें पूरे पैसे दिए गए। इसके बाद वह आदमी उठकर जाने लगा। उसने पलटते हुए कहा, और हाँ, मुझे दोबारा फोन मत करना, वरना तुम सिंगापुर नहीं नॉर्थ पोल भेज दिए जाओगे। वहां से कोई आसानी से वापस नहीं आ पाता। जाने क्यों चिकनी खोपड़ी वाले ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत बैठा रहा। सोहराब ने सलीम को घोस्ट की चाबी देते हुए धीमी आवाज में कहा, गोल्डन कलर की टाई वाले उस आदमी का पीछा करो। सार्जेंट सलीम ने चाबी लेकर कोट की जेब में रखी और उठकर रिसेप्शन की तरफ चला गया। जाने वाला जैसे ही गेट से बाहर निकला, वह तेजी से उसके पीछे लपका। जब वह बाहर पहुंचा तो देखा कि वह आदमी पार्किंग से कार निकाल रहा था। सलीम भी तेजी से घोस्ट की तरफ बढ़ गया। घोस्ट का गेट खोलकर उसने कार स्टार्ट कर दी और तेजी से उसे रोड पर ले आया। उसे बाईं तरफ कार जाती हुई नजर आ गई। उसने एक निश्चित दूरी बनाते हुए अपनी कार को उसके पीछे लगा दिया। आगे वाली कार तेजी से भागी चली जा रही थी। सार्जेंट सलीम भी एक निश्चित दूरी बनाए हुए उसके पीछे लगा हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद चौराहा आ गया। कार चौराहे से बाईं तरफ घूम गई। जब तक सलीम चौराहे पर पहुंचा, रेड लाइट हो चुकी थी। रेड लाइट देखकर सलीम भन्ना गया। कुछ देर बाद जब ग्रीन लाइट हुई तो वह तेजी से घोस्ट को आगे बढ़ा ले गया। उसने घोस्ट को फुल स्पीड में डाल दिया था। कुछ देर बाद ही उसे कार नजर आ गई। उसने घोस्ट की स्पीड धीरे धीरे कम कर दी थी। आगे वाली कार दाहिनी तरफ मुड़ रही थी। यह सड़क साहिली इलाके की तरफ जाती थी। सलीम ने भी कार को दाहिनी तरफ मोड़ दिया। समुद्री साहिल से पहले एक बड़ा सा बाजार था। कार बाजार में दाखिल होते ही एक दुकान के सामने रुक गई। इसके बाद कार वाला कार से उतरकर दुकान में चला गया। सलीम कुछ दूर पर घोस्ट रोके उसके निकलने का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद भी वह नहीं निकला तो सलीम को फिक्र होने लगी। सलीम ने घोस्ट को सड़क के किनारे ही छोड़ दिया और उतरकर नीचे आ गया। वह टहलते हुए दुकान के सामने सड़क के उस पर जाकर खड़ा हो गया। उसने जेब से वान गॉग का पाउच और पाइप निकाला और उसमें तंबाकू भरने लगा। लाइटर से पाइप सुलगाकर वह हल्के हल्के कश ले रहा था। इस तरह से 5-7 मिनट और गुजर गए। जब वह आदमी नहीं निकला तो सलीम ने पाइप की राख को झाड़कर उसे जेब में रख लिया और टहलते हुए दुकान में घुस गया। अंदर पहुंचकर उसका मन भन्ना गया। वह खड़े होकर अपनी गुद्दी सहलाने लगा। वह आदमी उसे चोट दे गया था। दरअसल यह दुकान नहीं, हुक्के का कारखाना था। अंदर कई कारीगर बैठे हुक्का बना रहे थे। यह काफी बड़ा कारखाना था। यहाँ से विदेशों में हुक्के सप्लाई किए जाते थे। यह कारखाना अंग्रेजों के जमाने में कायम हुआ था। बीच में जब हुक्के का चलन बंद हो गया तो यहाँ बीड़ी बनने लगी। हुक्के का फैशन लौटते ही इसके मालिक ने पुराना धंधा फिर अपना लिया था। अंदर पहुंचने के बाद सार्जेंट सलीम ने देखा कि इस कारखाने में एक दूसरा रास्ता भी था जो पीछे वाली गली में खुलता था। वह आदमी उधर से ही बाहर निकल गया था। कारखाने के मैनेजर ने सलीम को हवन्नकों की तरह इधर उधर देखते पाया तो वह उठकर उसकी तरफ आ गया। उसने पूछा, जी आपको कुछ खूबसूरत हुक्के दिखाऊं? जी मेरा मुंह तो खुद ही हुक्के जैसा खुला पड़ा है, सार्जेंट सलीम ने धीमी आवाज में कहा। जी मैं समझा नहीं, मैनेजर ने कहा। जी अभी एक साहब अंदर आए थे, मैं उन्हीं का बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन वह कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, सार्जेंट सलीम ने दाएं बाएं देखते हुए पूछा।
वह तो तुरंत ही पीछे वाले रास्ते से निकल गए थे। कहने लगे कि एक पागल पीछे पड़ गया है। मैनेजर ने सलीम को ध्यान से देखते हुए कहा, जैसे वह अंदाजा लगाना चाहता हो कि कहीं यह पागल वही तो नहीं। सलीम ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या आप उन्हें पहचानते नहीं हैं? नहीं साहब, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मैनेजर ने कहा। इसके बाद सलीम भी पीछे वाले दरवाजे से गली में चला गया। यह गंदी सी एक गली थी। वह गली से होते हुए एक लंबा चक्कर लगाकर जब कारखाने के सामने पहुंचा तो एक बार फिर उसकी खोपड़ी कलाबाजी खाने लगी। उसका मन काफी जोर से चीखने को करने लगा। कारखाने के सामने खड़ी उस आदमी की कार गायब थी। वह सारा माजरा समझ गया। जब वह लंबा इंतजार करने के बाद अंदर पहुंचा तभी वह आदमी अपनी कार लेकर रफू चक्कर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसे पीछा करने का अंदाजा हो गया था। सार्जेंट सलीम ने निगाहें उठाकर कारखाने की तरफ देखा। कारखाने के ऊपर बोर्ड तक नहीं लगा था जिससे अंदाजा हो सके कि यह कारखाना है या दुकान है। सलीम को जाने क्यों गुस्सा आ गया। वह एक बार फिर कारखाने के अंदर घुस गया। उसने गेट से ही चिल्लाकर कहा, कम से कम गेट के बाहर एक बोर्ड तो लगा लीजिए कि यहाँ आप हुक्का बनाते हैं। सलीम कारखाने से बाहर निकल आया और टहलते हुए अपनी कार तक पहुंच गया। उसने कार का गेट खोला और स्टीयरिंग संभाल ली। कार स्टार्ट की और उसे तेजी से आगे बढ़ा ले गया। धमकी। गोल्डन कलर की टाई वाले आदमी के जाने के बाद भी चिकनी खोपड़ी वाला कुछ देर शेक्सपियर कैफे में बैठा रहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वह कैफे से बाहर निकल आया। उसकी चाल काफी सुस्त थी। बाहर निकलकर वह पार्किंग की तरफ बढ़ गया। वहां एक पुरानी सी कार खड़ी थी। उसने गेट खोला और स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। इग्निशन में चाबी लगाकर उसने कार स्टार्ट कर दी और कार आगे बढ़ गई। कैफे के कैंपस से कार सड़क पर पहुंची और दाहिनी तरफ मुड़ गई। अभी कार कुछ ही दूर गई होगी कि एक ठंडी चीज उसकी कनपटी से आ टिकी। इसके साथ ही उसकी कनपटी पर दबाव बढ़ गया। कार के पिछले हिस्से से फुफकारती हुई सी आवाज आई, चुपचाप कार चलाते रहो, कोई चालाकी मत करना वरना इस चिकनी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। पिस्टल में साइलेंसर लगा हुआ है इसलिए आवाज भी नहीं होगी। सलीम गोल्डन कलर की टाई वाले आदमी को तलाश सका। चिकनी खोपड़ी वाला कौन था और उसका क्या अंजाम हुआ? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 26। गंजू। धमकी का तुरंत असर हुआ और घबराहट में कार के एक्सीलेटर पर पाव का दबाव बढ़ गया और नतीजे में कार की स्पीड अचानक तेज हो गई। आराम से पीछे से गंभीर आवाज में कहा गया। कार की रफ्तार सामान्य हो गई थी। चिकनी खोपड़ी वाले ने डरी हुई सी आवाज में पूछा, क्या चाहते हो? कुछ सवालों के जवाब पीछे से कहा गया, मैं जिधर कहता हूँ उधर चलते रहो। इसके बाद पीछे वाले आदमी ने उसकी जेबों की तलाशी ली। कोट की दाहिनी जेब से एक रिवाल्वर बरामद हुआ। उसने रिवाल्वर निकालकर अपनी बाईं कोट की जेब में रख लिया। इसके बाद वह पीछे की सीट से आगे की सीट पर सरक आया। वह इंस्पेक्टर कुमार सोहराब था। उसने अपने बाएं हाथ में माउजर ले रखी थी। उसकी नाल चिकनी खोपड़ी वाले की तरफ ही थी। उसने तिरछी नजरों से पहले सोहराब को और फिर उसके बाद उसके हाथ में रखी हुई माउजर को देखा। इंस्पेक्टर कुमार सोहराब ने उसकी यह अदा देख ली थी। अलबत्ता उसकी निगाहें विंड स्क्रीन पर ही थीं। उसने बहुत गंभीर आवाज में कहा, कोई होशियारी मत दिखाना, मेरा निशाना चूकता नहीं है। किसी को मार देना मेरे लिए उतना ही आसान है जितना ट्रिगर दबाना। जैसा कहता हूँ करते रहो वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सोहराब ने माउजर को यूं ही गोद में पड़े रहने दिया। उसने जेब से सिगार निकाली और उसका कोना तोड़ते हुए कहा, सिसली रोड पर गाड़ी ले लेना। सोहराब ने लाइटर से सिगार जलाया और आराम से कश लेने लगा। कुछ देर बाद उनकी कार शहर के बाहर पहुंच गई थी। अब वह सिसली रोड की तरफ जा रही थी। सोहराब ने सिगार का कश लेते हुए कहा,
अब रफ्तार बढ़ा सकते हो। सोहराब ने खिड़की खोलकर अपनी तरफ का बैक मिरर एडजस्ट किया और पीछे की तरफ देखने लगा। वह लगातार पीछे नजर रख रहा था कि कहीं पीछा तो नहीं किया जा रहा है। आज वह दूसरी बार इस रोड पर जा रहा था। इससे पहले इसी रोड पर उसका पीछा किया गया था और फिर फायर भी हुआ था। यही वजह थी कि वह सतर्क था। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इधर ज्यादा लोग नहीं आते थे। इस तरफ पहाड़ों और जंगल में घूमने के लिए ही लोग ज्यादातर आते थे। इन दिनों सर्दी के दिन थे, इसलिए पिकनिक और घूमने फिरने का प्रोग्राम लोग जरा कम ही बना रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ सर उठाए खड़े थे। कहीं कहीं पर चट्टानें उभरी हुई थीं। कई पहाड़ियां नंगी थीं, यानी उन पर पेड़ नहीं थे। कुछ पहाड़ियों पर घास और ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे हुए थे। आसमान साफ था। कुछ एक सफेद से बादल आवारगी में मशगूल थे। दिन ढलने लगा था। कुछ पंछी दाना दुनका चुगने के बाद वापस अपने बसेरे की तरफ लौट रहे थे। कार अपनी रफ्तार से भागी चली जा रही थी। सोहराब ने एक बार फिर पीछे की तरफ देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सोहराब चिकनी खोपड़ी वाले को पता समझाने लगा। कुछ वक्त गुजरने के साथ ही एक जगह पर सोहराब ने कार रुकवा दी। इसके बाद वह कार से उतरकर वहां से पैदल चलने लगे। सोहराब उस आदमी को वहीं ले जा रहा था जहां से कुछ देर पहले वह लौटे थे। सोहराब चिकनी खोपड़ी वाले को लेकर उसी जगह पर दोबारा पहुंच गया था जहां पर लाश फेंकी गई थी। सोहराब ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखते हुए पूछा, इस जगह को पहचानते हो? नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, चिकनी खोपड़ी वाले ने कहा। सोहराब उसे घूरने लगा और माउजर जेब से निकालकर हाथ में ले ली। तुम्हें यहीं मारकर चला जाऊंगा। सियार और भेड़िए लाश को खा जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गुम हो गए। मैं सच कह रहा हूँ, चिकनी खोपड़ी वाले ने हकलाते हुए कहा। नाम क्या है तुम्हारा? सोहराब ने पूछा। गंजू, चिकनी खोपड़ी वाले ने जवाब दिया। अच्छा, तो ब्रांडिंग के लिए खोपड़ी चिकनी करा ली है, इंस्पेक्टर सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा। सोहराब को मुस्कुराते देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान फैल गई। उसके बाद उसने कहा, गजाधर नाम है। लोगों ने गंजू कर दिया। सदर अस्पताल का क्या मामला है? सोहराब ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। पहले मुझे यह तो पता चले कि तुम कौन हो। गंजू की हिम्मत बढ़ी गई थी। तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। बस मुझे कैफे वाले आदमी से जरा पुराना हिसाब चुकता करना है, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। कैसा हिसाब? गंजू ने पूछा। उस हरामजादे ने मुझे एक लाश ठिकाने लगाने को कहा था। हरामखोर ने सिर्फ आधे ही पैसे दिए। वह लाश मैंने इसी जगह लाकर फेंक दी थी। बाद में वह यहाँ से गायब हो गई। तो उसने कहा कि तुमने लाश जंगल में फेंकी ही नहीं। इस वजह से उसने मेरे 2.5 लाख मार लिए हैं। एडवांस में 2.5 लाख पहले दिए थे, सोहराब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वह अंदाजा लगाना चाहता था कि उसकी बातों का गंजू पर क्या असर होता है तो हरामी आदमी, गंजू ने कहा। तुम उसका नाम जानते हो या कोई पता ठिकाना? सोहराब ने उससे पूछा। नहीं, उसने मुझे फोन करके उसी कैफे में बुलाया था और वहीं हमारी डील हुई थी। आज दूसरी बार मिला हूँ। क्या मामला था? सोहराब ने पूछा। बहुत छोटा सा काम था, गंजू ने कहा। बस एक लाश को लाश घर से ऊपर छत तक पहुंचाना था। इस छोटे से काम के लिए 5 लाख रुपए मिले थे। मैंने काम करा दिया था। तो अब क्या दिक्कत आ गई? सोहराब ने फिर पूछा। दरअसल इस काम के लिए मैंने अपनी साली और अपने एक आदमी से मदद ली थी। काम होने के दूसरे ही दिन यह आदमी मेरी ससुराल पहुंचा और साली को जबरदस्ती सिंगापुर भेज दिया। कहा कि वहां तुम्हें एक ट्रेनिंग करनी है। घर वालों ने मना किया तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी ने गैरकानूनी काम किया है, उसे पुलिस तलाश रही है, गंजू ने कुछ सोचते हुए कहा। और वह दूसरा आदमी, इंस्पेक्टर सोहराब ने उसे कुरेदा। वह आदमी भी तभी से लापता है। उसका फोन भी बंद है, गंजू ने बताया। तभी सोहराब को एक बात याद हो आई।
उसने गंजू से पूछा, उसने तुम्हें किस नंबर से फोन किया था? पहली बार। आज तुमने भी उसे फोन करके ही बुलाया होगा। हाँ बिल्कुल, गंजू ने तुरंत जवाब दिया। वह नंबर 2 न फिर महाराज, इंस्पेक्टर सोहराब ने अपनेपन के साथ कहा। गंजू ने उसे नंबर बता दिया। सोहराब ने उस नंबर पर कॉल किया। बेल जाती रही लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा भी कोशिश की लेकिन फोन पिक नहीं हुआ। तभी दूर किसी सियार के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर सोहराब को अंदाजा हो गया कि अंधेरा होने वाला है। उसने गंजू से कहा, चलो चलते हैं अब। अगर उस आदमी का फोन आए तो मुझे बता देना। इसके बाद इंस्पेक्टर सोहराब ने उसे अपना नंबर बता दिया। यह उसका प्राइवेट नंबर था। यह नंबर कहीं भी रजिस्टर नहीं था। दोनों जंगल से वापस कार की तरफ चल दिए। सूरज डूब चुका था। शाम होते ही जंगल का माहौल एकदम से बदल जाता है। झींगुरों ने मोर्चा संभाल लिया था। पेड़ों पर तमाम पंछी लौट आए थे। उनके पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। गंजू ने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली और सोहराब उसके बगल में बैठ गया। गंजू ने कार स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ा ले गया। कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते पर कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक छोटे से सफर के बाद कार डामर रोड पर पहुंच गई और शहर की तरफ चल दी। सोहराब ने गंजू की जेब से उसका फोन निकाल लिया। उसमें लॉक लगा हुआ था। गंजू से उसने लॉक खुलवाया और उसके फोन से गोल्डन कलर की टाई वाले को फोन मिला दिया। बेल जाती रही लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने कई बार फोन मिलाया लेकिन फोन नहीं उठा। इसके बाद सोहराब ने उसे फोन वापस कर दिया। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। कार शहर में दाखिल हो गई थी। कुछ देर बाद सोहराब ने गंजू से कार रोकने के लिए कहा और कार से उतर पड़ा। उसने जेब से निकालकर उसे उसकी रिवॉल्वर लौटा दी। गंजू ने जाते हुए उसे एक सैल्यूट मारा, मानो उसने सोहराब को अपना उस्ताद मान लिया हो। उसके बाद वह कार आगे बढ़ा ले गया। सोहराब ने अपने मोबाइल से खुफिया महकमे को फोन मिलाया और गोल्डन कलर की टाई वाले आदमी का नंबर नोट कराते हुए कहा कि उसे इस नंबर की लोकेशन और डिटेल बात करके बता दी जाए। उसने एक टैक्सी रुकवाई और उससे 7 डार्क स्ट्रीट चलने के लिए कहा। इस रोड पर सोहराब की कोठी गुलमोहर विला थी। सोहराब गेट खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गया और टैक्सी आगे बढ़ गई। शरबतिया हाउस। राजेश शरबतिया के फार्म हाउस की सिर्फ सुबह ही नहीं शामें भी बहुत खूबसूरत होती थीं। सूरज अस्तांचल की तरफ बढ़ चला था और पेड़ों के साए लंबे हो गए थे। हवा थोड़ा सर्द हो गई थी। यहाँ राजधानी के मुकाबले वैसे भी टेम्परेचर थोड़ा नीचे ही होता था। हिरन झील में पानी पीने के लिए आ रहे थे। जलीय पंछी भी उड़ चले थे। हवा से पानी थरथर कांप रहा था। शायद उसे भी सर्दी का एहसास हो रहा था। अचानक झील में एक बड़ी सी मछली उछली और हिरन डरकर भाग गए। झील से कुछ दूरी पर राजेश शरबतिया, डॉक्टर दिनांक ठुकराल और डॉक्टर श्याम सुंदरम बैठे हुए थे। तीनों के ही हाथ में रम के गिलास थे। शरबतिया के यहाँ की शराब बहुत स्पेशल हुआ करती थी। इस वक्त जिस रम का पैग इनके हाथों में था उसका शुमार दुनिया की सबसे महंगी रम के तौर पर होता है। जे वेरी एंड नेफ्यू ब्रांड की इस रम की एक बोतल की कीमत 35 लाख रुपए से भी ज्यादा है। दिनांक ठुकराल स्पेस साइंटिस्ट था और राजेश शरबतिया और वह कैम्ब्रिज में साथ साथ पढ़े थे। यही वजह थी कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। डॉक्टर श्याम सुंदरम देश का ही नहीं एशिया का जानामान कार्डियोलॉजिस्ट था। शरबतिया का वह फैमिली डॉक्टर भी था। इस वजह से वह शरबतिया की हर महफिल में शामिल रहता था। दिनांक ठुकराल ने एक हल्का सा सिप लेते हुए शरबतिया से पूछा, रायना नहीं दिख रही है आजकल, कहाँ बिजी है? भाई वह तो बॉयफ्रेंड वाली है, इन दिनों उसी के साथ मटर गश्ती करती घूम रही है। शरबतिया ने एक बड़ा सा सिप लेते हुए कहा, मानो उसे यह बात कहते हुए बुरा फील हुआ हो। पति की मौत का कुछ दिन तो गम मना लेना चाहिए था, डॉक्टर श्याम सुंदरम ने कहा। उसे कब फिक्र है इन सब की? शरबतिया ने कहा। डॉक्टर वीरानी की लाश का क्या रहा? कुछ पता चला? डॉक्टर दिनांक ठुकराल ने पूछा।
पुलिस एक लाश लेकर आई थी, लेकिन रायना ने उसे डॉक्टर वीरानी की लाश मानने से ही इनकार कर दिया। शरबतिया ने बताया, उसे लाश लेकर तुरंत ही अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि मामला खत्म हो। दिनांक ठुकराल ने मशविरा दिया। वह बहुत शातिर है, राजेश शरबतिया ने रम का सिप लेते हुए कहा। वीरानी की मौत को स्वीकार करते ही उसके पैर में कुछ दिनों के लिए ही सही बेड़ियां पड़ जाएंगी। वह एक आजाद पंछी बनी रहना चाहती है ताकि किसी भी डाल पर फुदक सके। ब्लाइंड केस। इंस्पेक्टर सोहराब जब कोठी पर पहुंचा तो सार्जेंट सलीम लॉन में दौड़ लगा रहा था। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था। वह वर्जिश का शौकीन था और बॉडी को हमेशा फिट रखता था। सोहराब वहीं लॉन में कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसके पास एक फोन आया और वह दूसरी तरफ की बात ध्यान से सुनता रहा। सार्जेंट सलीम भी दौड़ पूरी करके उसके सामने आकर बैठ गया। कॉफी पिलवाओ, थक गया हूँ, सोहराब ने आंखें बंद करते हुए कहा। अबे झुनझुने, कॉफी और स्नैक्स ले आओ, सार्जेंट सलीम ने वहीं बैठे बैठे हाथ लगाई। यह क्या बदतमीजी है, सोहराब ने सीधे बैठते हुए कहा। तुमसे कितनी बार कहा है कि नौकरों से तमीज से पेश आया करो। जनाब झाना साहब, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत दरपेश न आए तो बराए मेहरबानी कॉफी और स्नैक्स दे जाइए, सार्जेंट सलीम ने दोबारा कहा। सोहराब उसकी इस बात पर मुस्कुराकर रह गया। सोहराब ने जेब से सिगार निकाला और उसे सुलगाते हुए कहा, रिपोर्ट। सलीम ने गोल्डन कलर की टाई वाले का पीछा करने और उसके डांच देकर निकल जाने की पूरी दास्तान सुना डाली। पूरी बात सुनने के बाद सोहराब ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि उसे पीछा किए जाने का अंदाजा हो गया था। इसके बाद सोहराब ने अपनी पूरी रुदादा सुनाने के बाद कहा, अजीब बात यह है कि गोल्डन कलर की टाई वाला न सिर्फ फोन करने के लिए बल्कि रिसीव करने के लिए भी पब्लिक बूथ का इस्तेमाल कर रहा था। मैं समझा नहीं, सार्जेंट सलीम ने कहा। उसने गंजू को पब्लिक बूथ से फोन किया था। इसके बाद आज जब गंजू ने उसे फोन मिलाया तो वह फोन भी रिसीव हुआ, यानी उसने बीच में पब्लिक बूथ के कनेक्शन को ट्रैप कर रखा था। झाना कॉफी और स्नैक्स लेकर आ गया। सार्जेंट सलीम कॉफी बनाने लगा। उसने सोहराब को मग पकड़ाने के बाद अपने लिए कॉफी बनाई। एक सिप लेने के बाद उसने कहा, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? बरखुरदार, यह ब्लाइंड केस है। रात के अंधेरे में एक आदमी का कत्ल होता है। न कोई गवाह है और न कोई सबूत है। तकरीबन 70 लोग संदिग्ध हैं। सभी हाई प्रोफाइल लोग हैं। आप किसी से बिना सबूत पूछताछ तक नहीं कर सकते हैं, सोहराब ने कहा। सोहराब ने कॉफी का एक सिप लेने के बाद बात जारी रखी। अहम बात यह भी है कि मरने वाले की किसी को भी फिक्र नहीं है, यहाँ तक कि उसकी खुद की बीवी तक को भी नहीं। कोई यह तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की है। तो क्या इस केस की फाइल बंद होगी? सलीम ने गंभीर आवाज में कहा। डॉक्टर वीरानी बहुत बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उनका कत्ल देश का बड़ा नुकसान है। कातिल को तो मैं सामने लाकर रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उसे सख्त सजा भी मिले। यह शब्द बोलते हुए सोहराब का चेहरा लाल हो गया था। उसके चेहरे की यह कैफियत देखकर सलीम डर गया। आखिर सोहराब क्या करने वाला था? सलीम यह सोचकर परेशान हो गया। क्या डॉक्टर वीरानी का कत्ल एक अनसुलझी पहेली बन जाएगा? सोहराब आखिर क्या करने वाला था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग। मौत का खेल भाग 27। प्रिंस ऑफ बम्बेबो। टेबल क्लॉक का अलार्म कई बार बजकर शांत हो चुका था। सार्जेंट सलीम अभी तक सोया हुआ था। सोहराब कोठी पर नहीं था, वरना अब तक ब्रेकफास्ट के लिए उसका फोन आ गया होता। 10 बजे के करीब उसने एक आंख खोलकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। उसमें 10:15 बज रहे थे। 10:15 का टाइम देखते ही उसकी दूसरी आंख भी खुल गई और वह उठकर बैठ गया। उसने लेमन टी के लिए रिसीवर उठाया, लेकिन फिर उसे क्रेडिट पर रख दिया। कोठी पर इंटरनल बातचीत के लिए अभी भी रोटरी डायल फोन ही यूज होता था। रिसीवर रखने के बाद वह तेज आवाज में चिल्लाया, झाना लेमन टी लाना। दरअसल उसे आवाज देकर चाय मंगाने में जो मजा मिलता था
वह फोन पर तमीज से कहने में नहीं। सलीम के रूम के बगल में डाइनिंग हॉल था और उसी से सटा हुआ किचन था। यही वजह थी कि उसकी आवाज आसानी से पहुंच जाती थी, वरना कोठी तो बहुत बड़ी थी। वह फिर आंख बंद करके लेट गया। बिना चाय के उसका दिमाग काम नहीं करता था। कुछ देर बाद झाना चाय लेकर हाजिर हो गया। झाना ने चुपचाप चाय रखी और जाने लगा। चाय की ट्रे रखने की आवाज सुनते ही सलीम उठ बैठा। उसने झाना को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग माय डियर झाना उर्फ झुनझुना। झुनझुना कहने पर झाना ने मुंह बना लिया। सलीम ने उसके बिगड़े मुंह को देखते ही टोका, सुबह सुबह बिगड़ा हुआ मुंह मत दिखाया करो। अच्छा चलो फटाफट चाय उंडेल कर दो। चीनी आधा चम्मच और नींबू 5 बूंद। झाना ने टीकोजी हटाकर चाय केतली में उंडेल दी। उसके बाद उसने उसमें चीनी और नींबू की कुछ बूंदें डालकर सार्जेंट सलीम की तरफ कप बढ़ा दी। कप को नाक के पास ले जाकर सलीम ने उससे निकलती अरोमा का मजा लिया। फिर चाय का एक सिप लेकर कप को बेड के सिरहाने रख दिया। मुझे इजाजत है सार्जेंट साहब, झाना ने पूछा। रुको न प्यारे कुछ देर, सार्जेंट सलीम ने कहा। झाना पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सलीम ने आराम से चाय की 2-4 चुस्कियां और ली। उसके बाद उसने कहा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आप जैसे बड़े भाई की जब तक शादी नहीं हो जाती हमारा नंबर कैसे आ सकता है भला? झाना ने हंसते हुए कहा। देखो प्यारे, हमारे खानदान में तो शादी वादी होती नहीं। हम तो कुनारे ही पैदा हुए थे और सोहराब साहब की चली तो कुनारे ही मर जाएंगे। तुम कोई लड़की पसंद करो, तुम्हारे हाथ पीले करा दें। आखिर भाई का भी कुछ फर्ज होता है, सलीम ने किसी बुजुर्ग के से अंदाज में गंभीरता से कहा। हाथ तो लड़कियों के पीले होते हैं, झाना ने कहा। अच्छा अब तुम निकलो, इसका फैसला बाद में करेंगे कि हाथ किसके पीले होते हैं, सार्जेंट सलीम ने कहा। दरअसल लड़की का नाम जुबान पर आते ही उसे सिंड्रेला याद हो आई थी। उस अमेरिकन लड़की ने उसे अपना फोन नंबर भी दिया था। उसने कोट की जेब से उसका कार्ड निकाला और उसे फोन मिला दिया। उधर से होलो की आवाज सुनते ही सलीम ने बड़ी रुमानियत से कहा, प्रिंस मुज्तबा सलीम फ्रॉम बम्बेबो स्टेट। याद आ ही गई आपको, आखिर हमारी दूसरी तरफ सिंड्रेला थी। आपको कैसे भूल सकता हूँ, सलीम ने अदा के साथ कहा। अच्छा जी, सिंड्रेला ने कहा। हाँ जी, सलीम ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फिर पूछा, क्या कर रही हो? शॉप पर जाने की तैयारी, सिंड्रेला ने कहा। कब तक फ्री होगी, सलीम ने पूछा। जब आप कहें, उधर से जवाब मिला। 11:30 बजे आ रहा हूँ, सलीम ने कहा। ओके वेटिंग यू, सिंड्रेला ने कहा और फोन काट दिया। सलीम ने चाय की आखिरी सिप ली और बेड से उतरकर वॉशरूम में घुस गया। कपड़े पहनकर उसने आखिरी बार खुद को आईने में देखा और कमरे से बाहर निकल आया। वह बहुत रोमांटिक मूड में था। वह पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर सॉन्ग पर सीटी बजा रहा था। पार्किंग से उसने घोस्ट निकाली और स्टीयरिंग सीट संभाल ली। इग्निशन में चाबी लगाकर कार स्टार्ट की और चल पड़ा। सीटी वह अब भी बजा रहा था। कोठी के अहाते का लंबा रास्ता तय करने के बाद वह सड़क पर आ गया। वह घर से थोड़ा जल्दी निकल आया था। यही वजह थी कि कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। घोस्ट का रुख लॉर्ड एंड लैरी टेलरिंग शॉप की तरफ था। कुछ देर बाद वह शॉप पर पहुंच गया। उसकी कार को देखते ही सिंड्रेला बाहर निकल आई। उसने दूसरी तरफ का गेट खोला और सार्जेंट सलीम की बगल की सीट पर आकर बैठ गई। बहुत हसीन लग रही हो, सार्जेंट सलीम ने कहा। हसीन मतलब, सिंड्रेला ने पूछा। सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो चार्मिंग, सो ओके ओके। समझ गई, सिंड्रेला ने बीच में सलीम की बात काटते हुए कहा। सिंड्रेला ने मैरून कलर की मिडी पहनी थी। कानों में फिरोजी कलर के टप्स पहन रखे थे और गले में भी इसी रंग का पेंडेंट झूल रहा था। मैरून कलर की ड्रेस में वह बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। सिंड्रेला के बैठते ही घोस्ट आगे बढ़ गई। कितनी देर के लिए आई हो, सलीम ने पूछा। जब तक तुम चाहो, सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इस बात पर सलीम का दिल 2 बार जोर से धड़का। यानी आज का पूरा दिन मेरे नाम है, सार्जेंट सलीम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा।
यह मत समझना कि मैं अपने किसी भी ग्राहक के साथ यूं ही घूमने चल देती हूँ, सिंड्रेला ने कहा। जहे नसीब, लेकिन यह मेहरबानी मुझ पर ही क्यों, सलीम ने पूछा। कुछ खास है तुम में, सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर पूछने लगी, वह तुमने जाए नसीम क्या बोला था? जहे नसीब यानी आई एम लकी, सलीम ने समझाते हुए कहा। ओह थैंक यू। शहर पीछे छूट गया था। घोस्ट सिसली रोड की तरफ जा रही थी। सलीम फिर से पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर सॉन्ग पर सीटी बजाने लगा। सिंड्रेला ने आंखें बंद कर लीं और सीटी की धुन को सुनने लगी। सलीम यूं ही सीटी बजाता रहा और रास्ता कटता रहा। जब उसने सीटी बजाना बंद किया तो सिंड्रेला ने कहा, तुम रियली स्मार्ट एंड डैशिंग हो। सलीम जहे नसीब कहने जा रहा था, लेकिन नसीम वाली बात सोचकर फिर रुक गया। उसने कहा, आपके साथ होने का असर है। अच्छा जी, सच्ची जी, मुच्ची जी, सिंड्रेला ने हंसते हुए कहा। घोस्ट की स्पीड कम होने लगी और फिर वह एक तरफ मुड़ गई। उसने कुछ आगे जाकर एक टर्न और लिया और फिर घोस्ट एक जगह पर रुक गई। यह एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी। सलीम ने इग्निशन से चाबी निकाली और नीचे उतर आया। सिंड्रेला भी दूसरी तरफ से उतरकर नीचे आ गई थी। उसने डोर लॉक किए और सिंड्रेला को लेकर चल पड़ा। खास बात यह थी कि सिंड्रेला ने एक बार भी उससे नहीं पूछा था कि वह उसे कहां ले जा रहा है। सलीम सिंड्रेला को लेकर एक दर्रे में उतर गया। यह दर्रा काफी संकरा था। सिंड्रेला उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सलीम दर्रे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद सिंड्रेला भी उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। वह चारों तरफ के नजारे बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके मुंह से निकल पड़ा, सो वंडरफुल प्रिंस, कितनी खूबसूरत जगह है। यह इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। यूं लगता था कि यह पहाड़ों का आंगन हो। पहाड़ों से सरक कर आने वाले बारिश के पानी से यहाँ एक कुदरती झील भी बन गई थी। झील का पानी इस कदर साफ था कि तलहटी तक नजर आती थी। इस वादी में दर्जनों तरह के पेड़ उगे हुए थे। सैकड़ों तरह के फूल भी यहाँ खिलखिला रहे थे। सार्जेंट सलीम एक बार पहले भी सोहराब के साथ यहाँ आ चुका था। पढ़िए जासूसी उपन्यास पीला तूफान। इस जगह की खोज सोहराब ने ट्रैकिंग के दौरान की थी। इसके बारे में अभी राजधानी के लोग नहीं जानते थे। यहाँ की खूबसूरती इस बात की तस्दीक कर रही थी, वरना अब तक सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स के पैकेट यहाँ बिखरे पड़े होते। सिंड्रेला अभी भी इस वादी की खूबसूरती को निहार रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। उसने सलीम की बाहों को मजबूती से पकड़ लिया। शायद वह महसूस करना चाहती थी कि यह ख्वाब तो नहीं है। सलीम उसे लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वह झील के किनारे पेड़ों के एक झुरमुट में बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा से सिंड्रेला के बाल लहरा रहे थे। उनमें से निकल रही खुशनुमा खुशबू हवा में रच बस गई थी। यह मेरे स्टेट की प्रॉपर्टी है, सलीम ने सिंड्रेला से कहा। ओह यस, सिंड्रेला ने खुश होते हुए कहा। तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, सलीम ने कहा। कैसा प्रॉमिस? तुम इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर के लोग यहाँ आकर इसकी खूबसूरती को बर्बाद कर दें, सलीम ने कहा। गॉड प्रॉमिस, सिंड्रेला ने सीने पर क्रॉस बनाते हुए कहा। रिपोर्ट। इंस्पेक्टर सोहराब ऑफिस में बैठा हुआ था। वह सुबह जल्दी ही दफ्तर आ गया था। इस वक्त वह अपने लैपटॉप पर रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने खुफिया विभाग की लैब में घास, राख और सिगरेट के बड़का पाउच दिया था। इसके अलावा सोहराब ने डॉक्टर वरुण वीरानी के कपड़े से मिले बुरादे को भी लैब में जांच के लिए दिया था। उन सभी चीजों की रिपोर्ट आ गई थी। सोहराब जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें फैलती जा रही थीं। उसने पूरी रिपोर्ट को फिर से पढ़ डाला। रिपोर्ट का लब्बोलुबाब यह था कि घास पर मिला तेजाब और डॉक्टर वीरानी के चेहरे के टिश्यू में मिला तेजाब एक ही था। सोहराब जो राख होरारा जंगल से लेकर आया था, वह किसी कपड़े की ही राख थी। सबसे अहम जो सुराग मिला था, वह था सिगरेट का बड़। उसमें सिगरेट पीने वाले का सूखा हुआ थूक मिल गया था। उससे डीएनए निकाला जा सका था।
लैब टीम ने सिगरेट का ब्रांड भी उस पर मौजूद एक लोगो से पता कर लिया था। यह सोब्रानी ब्रांड की सिगरेट थी। सोब्रानी की गिनती दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स में होती है। वैसे इस पार्टी में शामिल सभी लोग पैसे वाले थे। उनके लिए इतना महंगा ब्रांड पीना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर वरुण वीरानी को जो कपड़े बदलाए गए थे उनमें मिला बुरादा तंबाकू का था। यानी सिगरेट की बड़ फेंकने वाला और अपने कपड़े पहनाने वाला एक ही आदमी था, लेकिन वह कौन था? यह सबसे बड़ा सवाल था। सोहराब सोच रहा था कि कातिल ने इतनी बड़ी गलती किस आधार पर कर दी कि उसे अपने कपड़े पहना दिए। शायद ऐसा उसने लाश को जल्दी ठिकाने लगाने की हड़बड़ाहट में किया होगा। रिपोर्ट से केस काफी हद तक साफ हो चुका था। इंस्पेक्टर सोहराब के बहुत सारे अनुमान सही साबित हुए थे। यह रिपोर्ट उन अनुमानों का एक साइंटिफिक आधार थी। इसे झुठलाया नहीं जा सकता था। सोहराब होठों पर तर्जनी उंगली रखे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह तर्जनी उंगली को कुछ इस अंदाज में होठों पर रखता था मानो चुप रहने को कह रहा हो। रिपोर्ट से कुछ बातें जरूर साफ हुई थीं, लेकिन अभी भी मुख्य सवाल कत्ल का मकसद और कातिल कौन है, इस पर अटका हुआ था। फिलहाल वह दो सवालों पर ज़ेहन लगाना चाहता था। पहला, पार्टी में शामिल कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं और खास तौर से सोब्रानी ब्रांड। दूसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो लॉर्ड एंड लैरी टेलर्स से कपड़े सिलवाते हैं। सोहराब जानता था 70 लोगों को चेक कर पाना मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। वह कौन था जो पीता था सबसे खास ब्रांड की सिगरेट? आखिर कैसे खुलेगा कातिल का राज? मौत का खेल भाग 28। स्विमिंग। सिंड्रेला और सलीम आपस में पीठ जोड़े हुए बैठे थे। सिंड्रेला हाथों में फूल लिए उनकी पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़ रही थी, मानो कोई विश का फैसला कर रही हो कि पूरी होगी या नहीं। जब सारी पंखुड़ियां टूट गईं, तो वह अचानक सार्जेंट सलीम उर्फ प्रिंस ऑफ बम्बेबो के सामने आकर बैठ गई। उसने 2-3 बार पलकें झपकाईं और उसके बाद सलीम से पूछा, तुम सचमुच प्रिंस हो? बिल्कुल। तुम्हें शक क्यों है? सार्जेंट सलीम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। प्रिंस जैसे लगते नहीं हो न, सिंड्रेला ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम में वह नजाकत और अदा नहीं है प्रिंसों वाली। अदा तो लड़कियों में होती है और नजाकत हम महल में रख कर आते हैं। बाहर उनकी क्या जरूरत है? मुझे भी दिखाओ न एक बार नजाकत। मैंने आज तक किसी प्रिंस को नहीं देखा न। प्रिंस तुम्हारे सामने बैठा है, जितना चाहो उतना देख लो। नहीं, मुझे तुम्हारी नजाकत देखनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि नजाकत क्या होती है, सिंड्रेला ने जिद करते हुए कहा। सलीम ने हाथ बढ़ाकर एक फूल तोड़ा और फिर हाथों को हाफ राउंड देते हुए सिंड्रेला को फूल पेश कर दिया। उसके बाद कहा, नजाकत इसे कहते हैं। मैं समझी नहीं। अगर मैं सीधे सीधे आपको यह फूल यूं दे देता तो यह सिंपल सी बात होती, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पेश किया वही नजाकत है, सलीम ने एक्टिंग करते हुए बताया। रुको, मैं भी करती हूँ। इसके बाद सिंड्रेला ने प्रिंस ऑफ बम्बेबो यानी सार्जेंट सलीम को वह फूल पेश कर दिया। अलबत्ता उसने हाथ को 2 बार घुमा दिया था। उसकी इस कोशिश पर सलीम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सिंड्रेला हंसने लगी। सलीम ने उससे पूछा, तुम्हारे यहाँ कपड़े बहुत शानदार सिले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपने कपड़े भी तुम्हारे यहाँ से सिलवाया करूँ। ऑफ कोर्स, सिंड्रेला ने कहा। फिर उसने पूछा, अभी कपड़े कहाँ सिलते हैं तुम्हारे? हमारे स्टेट के ही एक टेलर मास्टर हैं मियाँ जुम्मन, वह सीते हैं हमारे कपड़े। अब उनकी आंखों से जरा कम ही दिखता है। उन्होंने मेरी एक पैंट सिली है, उसमें एक पायेचा पैंट का है और दूसरा निक्कर का, सलीम ने गंभीरता से कहा। अरे नहीं, ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? सिंड्रेला ने ताज्जुब से पूछा। मैंने बताया न कि उन्हें अब जरा कम दिखता है। वह कपड़ा मैंने एक फंक्शन के लिए सिलवाए थे, फिर मुझे वैसे ही पहन कर जाना पड़ा। नतीजे में आज हमारी स्टेट में एक बड़ा और एक छोटा पायेचा फैशन बन गया है, सलीम ने गंभीरता से कहा। सच कह रहे हो? सिंड्रेला ने कहा। झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, सलीम ने जवाब दिया।
फिर उसने पूछा, एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे यहाँ 10 कपड़े दिए सिलने को, और अगर वह बाकी कपड़ों में मिक्स हो गए तो मुझे फिर ऐसी ही कोई परेशानी होगी। हम एक मैकेनिज्म पर काम करते हैं। टेलर कपड़ों पर निशान लगाता है। यही नहीं, टेलर जो कपड़ा सिलता है उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखता है, सिंड्रेला ने समझाते हुए कहा। वेरी गुड। अच्छा, मैं तुम्हें एक कपड़ा दिखाता हूँ। क्या तुम पता करके बता सकती हो कि वह कपड़ा किसने सिलवाया था? बिल्कुल, सिंड्रेला ने कहा। सार्जेंट सलीम ने मोबाइल में डॉक्टर वरुण वीरानी को पहनाए गए कपड़े और कॉलर पर लगा टैग उसे दिखा दिया। इसके बाद उसने दोनों ही फोटो सिंड्रेला के मोबाइल पर सेंड भी कर दिए। मैं तुम्हें कल तक बता दूंगी, सिंड्रेला ने कहा। उसके बाद वह बोली, तुम भी इतनी खूबसूरत जगह पर कपड़ों की बात लेकर बैठ गए। मैं जा रही हूँ स्विमिंग करने। तुम्हें स्विमिंग आती है? सलीम ने पूछा। बिल्कुल आती है। मैं हॉर्स राइडिंग भी कर लेती हूँ और स्कीइंग भी, सिंड्रेला ने कहा। उसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और 2 पीस में झील में कूद गई। वह यकीनन अच्छी तैराक थी। सार्जेंट सलीम का चेहरा झील की तरफ ही था, लेकिन वह अपनी सोच में गुम था। उसका ध्यान केस में ही उलझा हुआ था। तुम भी आ जाओ, सिंड्रेला ने आवाज दी। हमारे स्टेट में लड़कियों के साथ स्विमिंग करना मना है, सार्जेंट सलीम ने टालते हुए कहा। किसी को क्या पता कि तुम मेरे साथ स्विमिंग कर रहे हो। अब तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। कुछ वक्त बाद सिंड्रेला झील से बाहर आ गई। सलीम के पास आकर उसने अपने सर को हल्का सा झटका दिया और पानी की ढेर सारी बूंदें सलीम पर गिरकर बिखर गईं। सिंड्रेला खिलखिलाकर हंसने लगी। सिंड्रेला अपने कपड़े लेकर सार्जेंट सलीम के पीछे चली गई। उसने पीछे से सलीम को हिदायत देते हुए कहा, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, तुम पीछे मत देखना। नामों की लिस्ट। इंस्पेक्टर सोहराब लॉर्ड एंड लैरी टेलर्स के यहाँ से मिली लिस्ट को खंगाल रहा था। वह चेक कर रहा था कि 31st की पार्टी में शामिल कितने लोग ऐसे हैं जो लॉर्ड एंड लैरी में कपड़े सिलवाते हैं। 2 साल के ग्राहकों की लिस्ट से नाम तलाशना मुश्किल काम था। यह काम करना ही था। वह काफी देर से इसमें लगा हुआ था। उसे अब तक 20 नाम मिल चुके थे। बस कुछ पेज और बचे थे। सोहराब ने सिगार सुलगा ली और बाकी बचे पेज भी चेक करने लगा। सिगार खत्म होते होते वह पेजेज भी उसने चेक कर डाले। कुल 25 नाम ऐसे थे जो राजेश शरबतिया की पार्टी में शामिल थे और वह लॉर्ड एंड लैरी में कपड़े सिलवाते थे। सोहराब ने एक बार फिर उन नामों को शार्ट आउट करना शुरू किया। इनमें 7 नाम महिलाओं के थे। इन नामों को उसने लिस्ट से बाहर कर दिया। जो कपड़े डॉक्टर वरुण वीरानी को पहनाए गए थे वह अपने रंगरूप और आकार के हिसाब से पुरुष के कपड़े ही हो सकते थे। अब लिस्ट में कुल 18 नाम बचे थे। सोहराब ने वह नाम अपनी नोटबुक में दर्ज कर लिए। शाम के 6 बज रहे थे। सोहराब ऑफिस से निकल आया। वह पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। उसने फैंटम का दरवाजा खोला और कार स्टार्ट कर दी। खुफिया विभाग के गेट पर पहुंचकर उसने रिमोट से गेट खोला और बाहर निकल आया। गेट से कुछ दूर जाकर उसने कार रोक दी। उसने मोबाइल निकालकर राजेश शरबतिया को फोन मिलाया और कुछ देर बात करके फोन रख दिया। फैंटम एक बार फिर चल पड़ी। फैंटम का रुख राजेश शरबतिया की शहर वाली कोठी की तरफ था। उसने बैक मिरर में पीछे की तरफ देखा। कहीं पीछा तो नहीं किया जा रहा है। कई बार चेक करने के बावजूद उसे ऐसी कोई गाड़ी नजर नहीं आई जिस पर पीछा करने का शुबा किया जा सके। फैंटम की रफ्तार तेज थी। सोहराब किसी सोच में डूबा हुआ था। सोहराब की निगाहें विंड स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वह बैक ग्लास में पीछे भी देख लेता था। उसकी कार राजेश शरबतिया की कोठी की तरफ घूम गई। तभी उसने एक कार को बाहर आते हुए देखा। उसे एक महिला चला रही थी। सोहराब ने पहली ही झलक में उसे पहचान लिया। यह वही महिला थी जो 31st नाइट की पार्टी में गलती से सोहराब के कमरे में आकर सो गई थी। बाद में उसने उसे लाशघर में भी देखा था। उस महिला की सोहराब से कुछ पल के लिए नजरें भी मिली। उसके बाद वह दूसरी तरफ देखने लगी।
सोहराब ने गेट पर खड़े गार्ड को अपना परिचय बताया और उसने उसे अंदर जाने दिया। राजेश शरबतिया ने गार्ड को उसके आने के बारे में पहले ही बता दिया था। सोहराब ने कार को पार्किंग लॉट में ले जाकर रोक दिया। वह फैंटम से उतरकर सीधे कोठी की तरफ चल दिया। बहुत आलीशान कोठी थी, सफेद संगमरमर से बनाई गई थी। शाम की लाली इस संगमरमर पर भी साफ नजर आ रही थी। कोठी का रंग गुलाबी सा हो गया था। पार्किंग के बगल में काफी लंबा चौड़ा बाग था। इस हिस्से से कोठी काफी ऊंचाई पर थी। कोठी तक जाने के लिए लिफ्ट भी थी और सीढ़ियां भी थीं। सोहराब ने सीढ़ियों का रास्ता चुना था। वह 16 सीढ़ियां चढ़ने के बाद कोठी के बरामदे तक जा पहुंचा। बरामदे में ही उसे राजेश शरबतिया मिल गया। शायद उसने सीसीटीवी में सोहराब को देख लिया था। उसने सोहराब का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। सोहराब ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस सूट, बहुत शानदार फिटिंग है। कहाँ सिलवाते हैं? थैंक यू। हमारे यहाँ के कपड़े तो बरसों से लॉर्ड एंड लैरी के यहाँ ही सिलते हैं, राजेश शरबतिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सोहराब का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में लेकर चला गया। ड्राइंग रूम यूरोपियन स्टाइल में सजाया गया था। एक कोने में एक आदमकद खूबसूरत सा स्टैचू खड़ा था। सफेद संगमरमर से बना यह स्टैचू एक लड़की का था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत बनाई गई थीं। यूं लगता था जैसे वह लड़की आंखों से मुस्कुरा रही हो। मूर्तिकार ने अपना सारा हुनर उसकी आंखों में ही दिखा दिया था। हालांकि मूर्ति का बाकी हिस्सा भी बहुत बारीकी से उभारा गया था। एक तरफ दीवार पर ऑयल पेंट से बनी 3 पेंटिंग लगी हुई थीं। यह शायद शरबतिया के पुरखों की पेंटिंग थी। यह पेंटिंग शरबतिया फैमिली के विकास क्रम को भी दिखा रही थी। सबसे पहली पेंटिंग में दिखने वाले बुजुर्ग धोती और कमीज पहने हुए थे। सर पर उन्होंने काले रंग की टोपी लगा रखी थी। उनकी घनी मूछें थीं। दूसरे नंबर की पेंटिंग में मूछें जरा पतली हो गई थीं। उन्होंने भी धोती कुर्ता पहन रखा था। सर पर काली की जगह सफेद टोपी आ गई थी। तीसरी पेंटिंग राजेश शरबतिया के पिता की थी। उन्होंने छाती तक बंधी एक ढीली सी पैंट पहन रखी थी। होठों पर बॉर्डर लाइन मूछें थीं और सर पर गोल हैट था। वह अपनी फोर्ड मॉडल कार के सामने खड़े थे। शरबतिया ने सोहराब को सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम पहली बार यहाँ आए हो। मैंने तो कई बार बुलाया, लेकिन तुम और तुम्हारा काम, तुम्हें तो कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस इत्तेफाक रहा कि अक्सर तुमसे मुलाकात ऑफिस में ही हो जाती थी। इस वजह से कभी इधर आना ही नहीं हुआ। तुम शराब तो पीते नहीं हो। डिनर तो करोगे न साथ? राजेश शरबतिया ने स्नेह से पूछा। मैं माफी चाहूंगा, डिनर फिर कभी कर लूंगा। दरअसल मैं इधर आया हुआ था, सोचा तुमसे भी मिल लूं, सोहराब ने कहा। राजेश शरबतिया ने मेज से रिमोट उठाकर बेल बजाई और एक लड़की तेजी अंदर आकर खड़ी हो गई। राजेश ने उससे कहा, प्रिया, बेहतरीन नाश्ता लेकर आओ। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है राजेश, सोहराब ने कहा। मुंह बांध कर आए हो क्या? राजेश ने हंसते हुए कहा। सोहराब भी हंसने लगा। तुम्हारी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? या कि केस ही बंद हो गया? राजेश शरबतिया ने पूछा। कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, सोहराब ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर कहने लगा, बहुत अजीब केस है। अब तक यह ही तय नहीं हो सका कि यह हादसा था या कत्ल। मतलब? राजेश शरबतिया ने आश्चर्य से पूछा। यह भी तो मुमकिन है कि खेल खेल में कातिल बने शख्स से गलती से ज्यादा गला दब गया हो, इंस्पेक्टर सोहराब ने कहा। मुमकिन तो है, राजेश शरबतिया ने सोचते हुए कहा। यह मौत का खेल खेलने की तजवीज मेजर विश्वजीत ने रखी थी न? सोहराब ने पूछा। हाँ, लेकिन क्यों? राजेश शरबतिया ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, बस यूं ही ख्याल आ गया। काफी दिलचस्प खेल है, सोहराब ने कुछ देर ठहरने के बाद कहा। लेकिन अगर सचमुच का कत्ल न हो जाए तो? सोहराब की इस बात पर राजेश थोड़ा सकपका गया।